हेलो एवरीवन। ठीक है, आज हमारा लाइन एंड प्लेन पे लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने लाइन चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, उसके थ्योरी पार्ट डिस्कस कर लिया था, उसके एक्सरसाइज डिस्कस की थी। हाँ, हमने इसके मिसलेनियस को सॉल्यूशन डिस्कस नहीं किए हैं, बट एक बार हमारा प्लेन चैप्टर हो जाए, प्लेन की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, तो एट द लास्ट हम लोग लाइन और प्लेन की मिसलेनियस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब हम मिसलेनियस, जब लाइन की मिसलेनियस सॉल्व करेंगे तो और एक बार आपका क्या हो जाएगा, लाइन चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट से, विच इज़ कॉल्ड प्लेन। तो प्लेन क्या होता है, तो हम लोग को सबको प्लेन के बारे में पता ही है। ठीक है ना, हमारे हर जगह हम लोग प्लेन को देखते हैं। ठीक है, जैसे कि अब ये जो बोर्ड है ये भी क्या एक प्लेन ही है। ठीक है, हर जगह, जैसे वॉल है, वॉल भी क्या एक प्लेन है, जैसे ठीक है, तो हर चीज़ क्या होती है, प्लेन होती है। बट एक फिर भी एक प्रॉपर डेफिनेशन हमें बताई गई है कि प्लेन को किस तरीके से डिफाइन किया गया। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, एक सरफेस कंसिडर करना है। एक कोई भी एक सरफेस ले लो आप, उस सरफेस के ऊपर अगर आपने 2 पॉइंट रखे और उन 2 पॉइंट को ज्वाइन किया और क्या होगी, एक लाइन तैयार होगी। अगर वो लाइन उस सरफेस के ऊपर एंटायरली लाई करती है, पूरी तरीके से वो लाइन अगर उस सरफेस के ऊपर लाई करती है, तब जाके हम उस सरफेस को क्या कहते हैं, प्लेन। तो प्लेन कैसा होना चाहिए, कंप्लीटली स्मूथ होना चाहिए। ठीक है, एकदम प्लेन होना चाहिए। ठीक है, तो प्लेन की डेफिनेशन समझ में आ गया। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, अ प्लेन इज अ सरफेस सच दैट इफ 2 पॉइंट्स लाई ऑन इट देन द एंटायर लाइन जॉइनिंग देम लाइज ऑन इट। मतलब वो क्या कहना चाहते हैं कि एक सरफेस के ऊपर अगर आप 2 पॉइंट लेते हो, उन 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करने के बाद जो लाइन तैयार होती है, अगर वो लाइन पूरी तरीके से उस सरफेस के ऊपर लाई करती है तो उस सरफेस को क्या कहते हैं, हम लोग प्लेन कहते हैं। बस आपके नॉलेज के लिए कि प्लेन की डेफिनेशन क्या है। हालांकि एग्जाम में वगैरह प्लेन की डेफिनेशन आपको पूछी नहीं जाएगी। ठीक है, उसके बाद सेकेंड चीज़ है नॉर्मल टू दी प्लेन। आपको ये नॉर्मल वर्ड अब बहुत बार सुनाई देगा या दिखाई देगा। ठीक है, नॉर्मल ऑफ द प्लेन या नॉर्मल टू द प्लेन। तो नॉर्मल क्या है, नॉर्मल बेसिकली एक लाइन है जो प्लेन को क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, एक लाइन जो प्लेन को क्या है, परपेंडिकुलर है, उसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल। अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ प्लेन इज कॉल्ड नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, जैसे कि मान लो ये एक वाइट बोर्ड है और ये एक लाइन है, तो ये लाइन इस वाइट बोर्ड को कैसे होगी, परपेंडिकुलर होगी। जैसे मान लो ये क्या है, एक प्लेन है। ठीक है, ये क्या है, एक प्लेन है और ये एक लाइन है, तो ये लाइन इस प्लेन को क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इस परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल टू द प्लेन। इस प्लेन की नॉर्मल, बात समझ में आ गई। तो नॉर्मल ये वर्ड भी आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल का एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, अब बात यह है कि इस लाइन को काफ़ी सारे इस प्लेन को काफ़ी सारे लाइन परपेंडिकुलर होगी, इनफाइनाइटली लाइंस क्या रहेगी, परपेंडिकुलर होगी। तो ये एक, ठीक है, जैसे ये एक प्लेन है, ये एक लाइन क्या है, इसको परपेंडिकुलर हो गई। ठीक है, ऐसे एक लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये दूसरी लाइन भी क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। दिखाई दे रहा है, दोनों लाइन कैसी है, एक दूसरे को, दोनों लाइन प्लेन को कैसी है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, जैसे ये हो गई, ये एक प्लेन है, मेरा जो हाथ है ये क्या एक प्लेन है, तो ये जो लाइन है ये इस प्लेन को कैसे, परपेंडिकुलर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल। ये भी एक दूसरी लाइन है जो ये भी इस प्लेन को कैसे है, परपेंडिकुलर, तो ये भी क्या हो गई, नॉर्मल हो गई। तो ऐसे कितने तो भी बहुत सारे लाइंस क्या रहेंगे, इसको परपेंडिकुलर हो गए, यानी इनफाइनाइटली लाइंस आर परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। इनफाइनाइटली लाइंस रहेगी, यानी एक प्लेन को अगर कभी हमें पूछा जाए कि एक प्लेन को कितने नॉर्मल होंगे, तो हम बोलेंगे कि एक प्लेन को इनफाइनाइटली नॉर्मल्स होंगे। ठीक है, ओके। तो जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, लाइन एंड प्लेन चैप्टर स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि बच्चों को लाइन ये चैप्टर आसान लगता है। ठीक है ना, लाइन चैप्टर आसान लगता है, लेकिन जो प्लेन है ये थोड़ा सा उनको डिफ़िकल्ट लगता है। डिफ़िकल्ट लगने का रीज़न क्या है, लाइन के अंदर बहुत सिलेक्टेड पार्ट है। 2 इक्वेशन है, मतलब एक लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है और उसको एक पैरेलल वेक्टर है, तो उसका इक्वेशन वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर बी। ठीक है, या फिर एक लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो उसका इक्वेशन वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर, बस वो 2 ही है। यहाँ पे क्या है ना, नंबर ऑफ इक्वेशंस आते हैं। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि कौन से कंडीशंस के लिए कौन सा इक्वेशन लगाना चाहिए। तो बस अगर आपने ये कंसेप्ट क्लियर कर लिए
कि मुझे ये सिचुएशन के लिए ये इक्वेशन लगाना है, ये सिचुएशन के लिए ये इक्वेशन लगाना है, तो ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है अगर आप अपने कंसेप्ट अच्छे से क्लियर रखो तो। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट थ्योरम के साथ। ये प्लेन चैप्टर का फर्स्ट थ्योरम है या प्लेन टॉपिक का फर्स्ट थ्योरम है। अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, एक प्लेन का वेक्टर इक्वेशन पासिंग थ्रू पॉइंट ए, वो प्लेन एक पॉइंट ए से पास हो रहा है, हुज पोजीशन वेक्टर है एंड परपेंडिकुलर टू अ नॉन जीरो वेक्टर एन। मतलब वो क्या कहना चाहते हैं वो समझो। जैसे आपके पास एक प्लेन है, ये हो गया प्लेन, ठीक है, ये प्लेन एक पॉइंट से पास हो रहा है और वो पॉइंट है ए, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर ए है। ठीक है, ये एक प्लेन एक पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, वो पॉइंट को हमने ए से दिखाया, उसका पोजीशन वेक्टर ए, और एक वेक्टर है वेक्टर एन जो परपेंडिकुलर है किसको, प्लेन को। कंडीशन समझ में आ रही है? तो इस प्लेन का इक्वेशन क्या है, वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन। तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि ये इक्वेशन का यूज मुझे कब करना है। ठीक है, बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, इस वजह से वो उन लोगों को ये प्लेन चैप्टर थोड़ा सा टफ लगता है। ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन आएंगे 6 से 7, 6 to 7 इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें यहाँ देखना है। हर सिचुएशन के लिए, हर कंडीशन के लिए अलग अलग प्लेन का इक्वेशन आएगा। ठीक है, हालांकि प्लेन एक ही होता है बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वी हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा इक्वेशन कब यूज़ करना है करके। ठीक है, ओके, तो यहाँ हमें क्या बोला है, अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल हमारे पास कंडीशन है कि एक प्लेन जो एक पॉइंट से पास हो रहा है विच इज कॉल्ड पॉइंट ए एंड हुज पोजिशन वेक्टर है, और एक वेक्टर एन उस प्लेन को कैसा परपेंडिकुलर है, वेक्टर एन उस प्लेन को कैसा परपेंडिकुलर है। तो इस प्लेन का इक्वेशन क्या, वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन। ठीक है, चलो मैं आपको इसका प्रूफ भी बता देता हूँ कि इसका प्रूफ हम लोग कैसे करते हैं। ये प्लेन है, ठीक है, ये एक प्लेन है हमारे पास, ये हो गया प्लेन, ये प्लेन हो गया, ये प्लेन एक पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे एक एनी पॉइंट लेते हैं, क्या लेते हैं, एक एनी पॉइंट। याद है लाइन चैप्टर के अंदर भी हम एनी पॉइंट लेते थे, पी उस पोजीशन वेक्टर आर से दिखाते थे, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, अब ये पॉइंट कहाँ है, पॉइंट ए कहाँ पर है, प्लेन में है, पॉइंट पी कहाँ पर है, प्लेन में है। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूँ तो ये जो ए पी वेक्टर है ये कहाँ लाई करेगा, प्लेन में लाई करेगा, क्योंकि पॉइंट ए भी प्लेन में है, पॉइंट पी भी प्लेन में है, दोनों पॉइंट प्लेन में है। तो ए और पी को ज्वाइन करने के बाद जो वेक्टर ए पी तैयार होगा वो भी क्या होगा, प्लेन में ही होगा। अच्छा, ये वेक्टर ए पी प्लेन के अंदर कंप्लीटली लाई कर रहा है, और ये जो वेक्टर एन है वो उस प्लेन को कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो वेक्टर ए पी और वेक्टर एन एक दूसरे को कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर होंगे। जैसे मान लो ये एक प्लेन है, यहाँ पे कहीं तो भी एक पॉइंट है ए पॉइंट और यहाँ एक पॉइंट है पी पॉइंट, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया ए पी लाइन को। तो ये ए पी लाइन कहाँ लाई कर रही है, प्लेन में। और मान लो ये वेक्टर एन है जो इस प्लेन को कैसा है, परपेंडिकुलर है, इस प्लेन को कैसा परपेंडिकुलर है। तो वेक्टर एन और ये वेक्टर ए पी एक दूसरे को कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे, एक दूसरे को कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो प्रूफ कैसे करेंगे, तो लेट P whose position वेक्टर R be any point lie on the plane, कहाँ पे लाई कर रहा है, प्लेन पे लाई कर रहा है। सो वेक्टर ए पी लाइज ऑन दी प्लेन, ये कहाँ लाइज करेगा, प्लेन पे लाइज करेगा, ऑन दी प्लेन। ठीक है, वेक्टर ए पी कहाँ लाइज करेगा, ऑन दी प्लेन। अच्छा, वेक्टर एन इज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, वेक्टर एन कैसा परपेंडिकुलर है, किसको, प्लेन को। अब वेक्टर ए पी लाई कर रहा है प्लेन में, वेक्टर एन परपेंडिकुलर है प्लेन को, इसका मतलब हो जाएगा दैट इज वेक्टर ए पी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर एन। वेक्टर ए पी और वेक्टर एन कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अच्छा, अगर ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0 आ जाएगा, इनका डॉट प्रोडक्ट कैसा आएगा, 0।
क्योंकि जब भी दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, जीरो। वेक्टर का कंसेप्ट आ गया, तो वेक्टर AP और वेक्टर n का डॉट प्रोडक्ट आ गया जीरो। अच्छा, वेक्टर AP को क्या मैं वेक्टर r माइनस वेक्टर a लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। वेक्टर AP को मैं वेक्टर r माइनस, क्योंकि P का पोजीशन क्या है, वेक्टर r है, वेक्टर r माइनस वेक्टर a का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर n कितना, जीरो। अब इसको ध्यान से देखना, ये हो जाएगा वेक्टर r डॉट वेक्टर n, वेक्टर r डॉट वेक्टर n माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर n इज इक्वल्स टू जीरो। सो यहाँ से क्या मिला, वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल्स टू वेक्टर a डॉट वेक्टर n। तो ये देखो, ये हमें मिल गया इस प्लेन का इक्वेशन, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल्स टू वेक्टर a डॉट वेक्टर n। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है ना कि इस इक्वेशन के अंदर जो चीज़ें हमें दी है वो एक्चुअल में क्या है। जैसे वेक्टर n क्या है, वेक्टर n एक वेक्टर है जो प्लेन को कैसा है, परपेंडिकुलर है, जो प्लेन को कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो वेक्टर a क्या है, वेक्टर है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जहाँ से प्लेन क्या हो रहा है, पास हो रहा है, जहाँ से प्लेन क्या हो रहा है, पास हो रहा है। और वेक्टर r क्या है, वेक्टर r क्या है, इस प्लेन पे कहीं पे भी एक पॉइंट होगा उसका पोजीशन वेक्टर, वेक्टर r, ठीक है। तो बस अपने को ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि अगर मेरे पास ऐसी सिचुएशन है, मुझे बोला गया कि एक प्लेन है जो एक पॉइंट से पास हो रहा है और एक वेक्टर उसको परपेंडिकुलर है, और मुझे बोला गया कि उस प्लेन का एक वेक्टर फॉर्म निकालो, तो बस मुझे ये फॉर्मूला यूज़ करना है। यही चीज़ें बच्चों की कंसेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से उनको दिक्कत जाती है, ठीक है, कि कौन से कंडीशन पे कौन सा इक्वेशन ऑफ प्लेन यूज़ करना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि क्या कंडीशंस हमारे पास होगी और कौन सा इक्वेशन हमें यूज़ करना है, ठीक है, ओके। अब आते हैं थ्योरम नंबर 2 पे। मेरे ख्याल से एक्चुअली उसको थ्योरम नंबर 2 नहीं बोलना चाहिए, जो नई टेक्स्ट बुक आई है उसमें इसको थ्योरम नंबर 2 कहा है, बट मुझे नहीं लगता है कि थ्योरम नंबर 2 है करके, ये थ्योरम नंबर 1 ही है, उसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट मतलब आपको याद है लाइन चैप्टर के अंदर हम दो टाइप की इक्वेशन फाइंड आउट करते थे, एक वेक्टर इक्वेशन और एक कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। तो ये थ्योरम 1 ही है, लेकिन इस बार हम लोग कौन सा इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, कार्टेशियन इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन थ्योरम 1 के अंदर, ठीक है। इसको आप लोग ऐसा बोल दो कि ये कार्टेशियन इक्वेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन, ओके। अब देखो क्या बोला है यहाँ पे, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। जैसे मान लो एक प्लेन दिया है, ये प्लेन है, ये प्लेन एक पॉइंट से पास हो रहा है, पॉइंट A, जिसके कोऑर्डिनेट दिए आपको x1 y1 z1, क्या दिया है, कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। एक प्लेन है जो एक पॉइंट से पास हो रहा है जिसका कोऑर्डिनेट हमें पता है x1 y1 z1, और क्या बोला गया, एंड डायरेक्शन रेशो ऑफ हुज नॉर्मल आर ABC। अच्छा देखो, इस वेक्टर इस प्लेन को जो नॉर्मल है जिसको हम लोग वेक्टर n कहते हैं, उसका डायरेक्शन रेशो दिया है। अब इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशो दिया है तो वेक्टर बता सकते हैं हम लोग AI प्लस BJ प्लस CK, क्योंकि हमने ये बात वेक्टर चैप्टर में भी डिस्कस कर लिए कि किसी भी वेक्टर के अलॉन्ग में कौन होता है, डायरेक्शन रेशो होते हैं। तो ये वेक्टर कैसा है, इसको परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। जो भी वेक्टर परपेंडिकुलर होता है प्लेन को, उसको हम नॉर्मली किससे दिखाते हैं, वेक्टर n से दिखाते हैं। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल, नॉर्मल बोलते हैं, इसलिए वेक्टर n से दिखाते हैं। और वेक्टर n के अलॉन्ग में कौन होते हैं, डायरेक्शन रेशो होते हैं। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, अगेन यहाँ पे भी हम एक एनी पॉइंट लेंगे, एनी पॉइंट P, और एनी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोग दिखाते हैं x y z से। एनी पॉइंट के कोऑर्डिनेट किससे दिखाते हैं, x y z से। अब पॉइंट A कहाँ पर है, प्लेन में है, पॉइंट P कहाँ है, प्लेन में है। अगर मैं AP को ज्वाइन कर दूं तो वेक्टर AP कहाँ लाई करेगा, लाइज इन प्लेन, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग, लेट P उसके कोऑर्डिनेट x y z एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, ऐसा बोल देंगे, एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। सो वेक्टर AP कहाँ लाई करेगा, वेक्टर AP लाई करेगा प्लेन में। अच्छा, तो वेक्टर n क्या हो जाएगा, वेक्टर n हो जाएगा AI प्लस BJ प्लस CK, ठीक है।
अब देखो वेक्टर ए पी प्लेन में लाई कर रहा है, वेक्टर एन जो है, वेक्टर एन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। वेक्टर एन कैसा रहेगा, प्लेन को परपेंडिकुलर रहेगा। तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि वेक्टर ए पी और वेक्टर एन एक दूसरे को कैसे हो जाएंगे, परपेंडिकुलर, क्योंकि वेक्टर ए पी कहाँ लाई कर रहा है, प्लेन में। सेम सिचुएशन जो हमने पहले डिस्कस की थी, सिर्फ फर्क इतना है कि अब हम कार्टेशियन में इंटरेस्टेड हैं और पिछले इसमें हम लोग वेक्टर में इंटरेस्टेड थे। तो वेक्टर ए पी परपेंडिकुलर होगा वेक्टर एन को, तो इसका मतलब वेक्टर ए पी का जो डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ, वेक्टर एन के साथ, कितना आएगा, 0। ठीक है। अच्छा, क्या आप वेक्टर ए पी बता सकते हो? देखो पी के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड, ए के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z1। तो वेक्टर ए पी कैसे निकालेंगे, p माइनस ए करेंगे, यानी कि x माइनस x1 i प्लस y माइनस y1 j प्लस z माइनस z1 k। ये क्या मिल गया मुझे, वेक्टर ए पी मिल गया। ठीक है, डॉट किसके साथ, वेक्टर एन के साथ। वेक्टर एन क्या है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये वेक्टर एन हो गया, इज इक्वल्स टू कितना, 0। ठीक है, वेक्टर ए पी और वेक्टर एन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई का कंपोनेंट ए है, इधर आई का कंपोनेंट x माइनस x1 है, डॉट प्रोडक्ट सबको आता ही है। ये क्या होगा, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस जे का कंपोनेंट b है, जे का कंपोनेंट y माइनस y1 है, तो b इंटू वाई माइनस y1 प्लस फिर c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल्स टू 0। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। इसे क्या कहते हैं हम लोग, कार्टेशियन फॉर्म। तो देखो दोनों में कंडीशन सेम है, इसके पहले जो हमने डिस्कस किया और ये जो हम डिस्कस करें, दोनों में कंडीशन सेम ही है। क्या कंडीशन है कि एक प्लेन है जो एक पॉइंट से पास हो रहा है और एक वेक्टर क्या है, उसको परपेंडिकुलर है। पिछले वाले में वेक्टर फॉर्म था और इस वाले में क्या है, कार्टेशियन फॉर्म है। तो याद कैसे रखना है आपको कि अगर मुझे क्या पता होना चाहिए कि एक प्लेन जो एक पॉइंट से पास हो रहा है और एक वेक्टर क्या है, उसको परपेंडिकुलर है। एक पॉइंट से पास हो रहा है, एक वेक्टर क्या है, उसको परपेंडिकुलर है, तो उसका पहले तो वेक्टर फॉर्म क्या होगा, वेक्टर फॉर्म हो जाएगा वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन। ये क्या मिल गया, वेक्टर फॉर्म। और कार्टेशियन फॉर्म ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1। अब इसमें ये बात पता होनी चाहिए कि ए बी सी क्या है, ए बी सी डायरेक्शन रेशो है। ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशो। किसके अलॉन्ग में रहेंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर के अलॉन्ग में। ठीक है, ए बी सी कहाँ से मिलेंगे, जो वेक्टर प्लेन को परपेंडिकुलर होगा उसके अलॉन्ग में ए बी सी रहेंगे। अच्छा, x1 y1 z1 कहाँ से मिलेंगे, x1 y1 z1 उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है जहाँ से प्लेन क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब डिपेंड करता है कि आपको कार्टेशियन फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए पूछा गया या वेक्टर फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए पूछा गया। वेक्टर फॉर्म अगर फाइंड आउट करना है तो वेक्टर इक्वेशन का यूज़ करो, कार्टेशियन फॉर्म अगर फाइंड आउट करना है तो कार्टेशियन इक्वेशन का यूज़ करो। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि वेक्टर एन क्या है, वेक्टर ए क्या है, इधर ए बी सी क्या है, x1 y1 z1 क्या है, इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये बहुत क्लियर कट पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ए बी सी एंड व्हाट इज़ x1 y1 z1। ठीक है, ध्यान में रहेगा सबको। ओके, अब आता है थ्योरम नंबर 2 पे। थ्योरम नंबर 2 मतलब अब एक अलग कंडीशन दी होगी और उस कंडीशन के लिए इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें डिस्कस करना है। ठीक है, देखो द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन का वेक्टर इक्वेशन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, ठीक है, एंड पैरेलल टू नॉन जीरो वेक्टर वेक्टर बी एंड वेक्टर सी इज, ये है वेक्टर आर डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी। तो देखो अब इस बार सिचुएशन थोड़ी अलग है। अलग है मतलब क्या दिया है, एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये प्लेन एक पॉइंट से पास हो रहा है, पॉइंट ए, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या, वेक्टर ए है, और दो वेक्टर है, एक वेक्टर बी है एक वेक्टर सी है, जो इस प्लेन को कैसा पैरेलल है। ठीक है, मतलब सिचुएशन देखो क्या है, ये एक प्लेन जो एक पॉइंट से पास हो रहा है और ये एक वेक्टर बी है और ये एक वेक्टर सी है। ये भले एक दूसरे को पैरेलल हो ना हो उससे अपने को मतलब नहीं है, बट ये दो वेक्टर इस प्लेन को कैसा पैरेलल है। जैसे ये मान लो एक प्लेन है तो ये एक वेक्टर, ये वेक्टर इस प्लेन को कैसा पैरेलल है, और ये दूसरा वेक्टर भी इस प्लेन को कैसा है, पैरेलल है। तो ये सिचुएशन है। तो मैं इसको दिखाते टाइम कुछ ऐसे दिखा देता हूँ कि ये एक वेक्टर बी है, ठीक है, जो इस प्लेन को कैसा पैरेलल है, और ये एक वेक्टर सी है जो इस प्लेन को कैसा है, पैरेलल है।
बात समझ में आ रही है? वेक्टर बी इस प्लेन को कैसा पैरेलल है, ये ध्यान रखना। वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर दी पैरेलल वेक्टर्स टू द प्लेन। वेक्टर बी और वेक्टर सी क्या है? पैरेलल वेक्टर है। किसको? प्लेन को। अब क्या करें फिर, ये कैसे दिखाएं? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट पी। ठीक है, पॉइंट पी ले लिया, जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर ले लिया, और ये ए पॉइंट भी प्लेन पे ही है, पी पॉइंट भी प्लेन पे है, दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो वेक्टर ए पी कहाँ लाई करेगा? प्लेन पे। तो पहले यहाँ तक लिख लेते हैं, लेट पी जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर है, बी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन। कहाँ पर है ये? प्लेन पे है। सो वेक्टर ए पी, जब ए और पी को ज्वाइन करेंगे तो वेक्टर ए पी लाइज ऑन द प्लेन, लाइज ऑन द प्लेन। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी? ओके, अब हमें ज़रूरत है इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर की। ठीक है, मैं क्या फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड हूँ? इस प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर। अब ये सोचो कि वेक्टर बी और वेक्टर सी दोनों प्लेन को कैसे पैरेलल, थोड़ी इमेज आपको माइंड में क्रिएट करनी पड़ेगी कि जैसे कि ये दो प्लेन हैं, ये एक प्लेन है और ये एक वेक्टर बी है और ये एक वेक्टर सी है, ये दोनों कैसे इस प्लेन को पैरेलल है। अगर मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूँ, किसका? वेक्टर बी और वेक्टर सी का क्या निकालता हूँ? क्रॉस प्रोडक्ट। तो मुझे ये बात पता है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मुझे क्या देता है? एक थर्ड वेक्टर। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मुझे क्या देता है? एक थर्ड वेक्टर देता है, और वो थर्ड वेक्टर उन दोनों को कैसा होता है? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर मैं बी और सी का क्या निकालूँ? क्रॉस प्रोडक्ट निकालूँ, तो बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट मुझे क्या देगा? एक थर्ड वेक्टर दे देगा, और वो थर्ड वेक्टर बी और सी को कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर। अच्छा, थर्ड वेक्टर बी और सी को परपेंडिकुलर है, तो यही थर्ड वेक्टर प्लेन को भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट जो थर्ड वेक्टर देता है, वो थर्ड वेक्टर बी और सी को कैसा है? बी और सी को कैसा है? परपेंडिकुलर। बी और सी प्लेन को कैसे है? परपेंडिकुलर। तो जो थर्ड वेक्टर आएगा वो प्लेन को कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक बात क्लियर होगी? ओके, सो बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? थर्ड वेक्टर मिलेगा, और वो थर्ड वेक्टर प्लेन को कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर होगा, और जो प्लेन को परपेंडिकुलर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर एन कहते हैं। यानी कि अगर मुझे वेक्टर एन निकालना है तो मुझे क्या कैसे निकालना चाहिए? बी और सी के क्रॉस प्रोडक्ट से। कैसे निकालना है? बी और सी के क्रॉस प्रोडक्ट करके मुझे क्या मिलेगा? वेक्टर एन मिल जाएगा। बस वेक्टर एन मिल गया, बात खत्म हो गई। वेक्टर एन मिल गया, ये वेक्टर एन है जो इस प्लेन को कैसा? परपेंडिकुलर। फिर अगेन वेक्टर ए पी और वेक्टर एन एक दूसरे को कैसे रह गए? परपेंडिकुलर। तो वेक्टर ए पी और वेक्टर एन का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? 0 आ जाएगा। तो वेक्टर ए पी यानी क्या? वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या होगा? वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन इज इक्वल्स टू 0। सो वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन। सो वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन क्या है? वेक्टर एन क्या है? बी क्रॉस सी है। बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन क्या है? वेक्टर एन है बी क्रॉस सी। तो देखो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर मतलब जो हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो देखो पिछले कंडीशंस में और इस कंडीशन में फ़र्क क्या है? पिछले कंडीशन में हमें बोला गया था कि एक प्लेन एक पॉइंट से पास हो रहा है और उसको एक वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर है। बट यहाँ पे क्या बोला गया? एक प्लेन एक पॉइंट से पास हो रहा है और उसको दो वेक्टर पैरेलल है, मतलब पैरेलल वेक्टर की बात कर रहे हैं, और वो दो वेक्टर कौन है? वेक्टर बी और वेक्टर सी। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा? वेक्टर आर डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, और इसे हम लोग कहते हैं वेक्टर फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर फॉर्म। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ओके, बस अपने को ये ध्यान रखना है कि इसमें बी क्रॉस बी क्या है? पैरेलल वेक्टर। सी क्या है? पैरेलल वेक्टर। ए क्या है? पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जहाँ से प्लेन क्या हो रहा है? पास हो रहा है। जहाँ से प्लेन क्या हो रहा है? पास हो रहा है। ठीक है, ओके। चलो अब आते हैं थ्योरम नंबर 2 के सेकेंड पार्ट पे, विच इज़ कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्टेशियन इक्वेशन या कार्टेशियन फॉर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, कंडीशन वही सेम है। ठीक है ना,
क्या बोला गया, वेक्टर, यहाँ पे क्या होना, द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। एक प्लेन है, जैसे प्लेन है, ये एक पॉइंट से पास हो रहा है, पॉइंट ए, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z1, कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z1, एंड पैरेलल टू दी नॉन जीरो वेक्टर वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। और यही प्लेन दो वेक्टर को कैसा है, पैरेलल है, एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर सी है। ठीक है, कहीं पे भी हो सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कि ऐसा बना रहा था ऐसे ही होगा करके। हुज डायरेक्शन रेशियोज आर, तो ये जो पहला पैरेलल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, a1 b1 c1। तो यहाँ से वेक्टर बी हम लोग बता पाएंगे a1i प्लस b1j प्लस c1k, और वेक्टर सी भी बता सकते, फिर वेक्टर सी क्या हो जाएगा, a2i प्लस b2j प्लस c2k। तो इस प्लेन का इक्वेशन हमें ये बताना है कि डिटरमिनेंट ऑफ x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। आप भी याद रखो क्योंकि फॉर्मूले ही याद करना होता है हमें। डिटरमिनेंट के अंदर पहले रो में क्या आएगा, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, सेकेंड रो में a1 b1 c1, थर्ड रो में a2 b2 c2। x1 y1 z1 क्या है, x1 y1 z1 उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जहाँ से प्लेन क्या हो रहा है, पास हो रहा है। a1 b1 c1 क्या है, a1 b1 c1 दो पैरेलल वेक्टर दिए रहेंगे, प्लेन को दो वेक्टर कैसे रहेंगे, पैरेलल होंगे। तो पहले वाले पैरेलल वेक्टर के अलोंग में डायरेक्शन रेशो और सेकंड वाले पैरेलल वेक्टर के अलोंग में डायरेक्शन रेशो। तो अब देखते हैं कि आएगा कैसे। तो ये कैसे आएगा, ये तो बहुत सिंपल है बताना। लेट, फिर से P एक पॉइंट है, P एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x y z। तो लेट P एक पॉइंट है whose कोऑर्डिनेट x y z, B any point on the plane। ठीक है, तो हम लोग क्या वेक्टर AP बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। वेक्टर AP क्या हो जाएगा, वेक्टर AP P माइनस A करेंगे, P में से A के कोऑर्डिनेट माइनस, तो x माइनस x1 I प्लस y माइनस y1 j प्लस z माइनस z1 k। ठीक है, ये क्या मिल गया, वेक्टर AP मिल गया। अच्छा, वेक्टर n कैसे निकालते हैं, अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था। वेक्टर n मतलब क्या, नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर मतलब एक ऐसी वेक्टर जो लाइन जो प्लेन को क्या हो, परपेंडिकुलर। तो वेक्टर n कैसे निकालते हैं, वेक्टर n निकालते हैं वेक्टर b और वेक्टर c के क्रॉस प्रोडक्ट से। वेक्टर n कैसे निकालते हैं, वेक्टर b और वेक्टर c के क्रॉस प्रोडक्ट से। ये बात तो पता ही है कि वेक्टर AP और वेक्टर n एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब वेक्टर AP और वेक्टर n का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0 आ जाएगा। वेक्टर AP को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर n इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा वेक्टर r, हाँ वेक्टर r डॉट वेक्टर n माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर n इज इक्वल्स टू 0। तो वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल्स टू वेक्टर a डॉट वेक्टर n, ये उस साइड गया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ओके, आगे क्या करना है उसको समझो। ठीक है, आगे क्या करें, तो वेक्टर n की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। सो वेक्टर r डॉट, ठीक है, वेक्टर n क्या था, ये देखो वेक्टर n क्या है, b क्रॉस c, वेक्टर n है b क्रॉस c इज इक्वल्स टू वेक्टर a डॉट b क्रॉस c। ठीक है, ये तो अभी हमने कुछ देर पहले फाइंड आउट किया ना, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर r डॉट b क्रॉस c इज इक्वल्स टू वेक्टर a डॉट b क्रॉस c। अच्छा, अगर आपको ये बात याद होगी कि वेक्टर r डॉट b क्रॉस c का मतलब होता है बॉक्स प्रोडक्ट, वेक्टर r वेक्टर b वेक्टर c, याद है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर a डॉट b क्रॉस c को हम लोग क्या लिखते थे, बॉक्स के अंदर a b c। ठीक है, सो वेक्टर r डॉट b क्रॉस c मतलब बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर r वेक्टर b वेक्टर c, और ये बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c। ठीक है, यहाँ तो बात क्लियर हो गई। ओके, तो इसको क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, वेक्टर r वेक्टर b वेक्टर c माइनस वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c। ठीक है, अच्छा, वेक्टर r के कंपोनेंट क्या होते हैं, वेक्टर r क्या हो जाएगा, वेक्टर r x y z। फर्स्ट रो में हम लोग क्या लिखेंगे, वेक्टर r के कंपोनेंट लिखते हैं।
सेकेंड रो में क्या लिखेंगे, वेक्टर बी के कंपोनेंट, वेक्टर बी के कंपोनेंट a1 b1 c1, और थर्ड रो में वेक्टर सी के कंपोनेंट a2 b2 c2 माइनस, फिर अब ये बॉक्स प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो में वेक्टर ए के कंपोनेंट, वेक्टर ए के कंपोनेंट क्या आएंगे x1 y1 z1, सेकेंड रो में वेक्टर बी के कंपोनेंट a1 b1 c1, थर्ड रो में वेक्टर सी के कंपोनेंट a2 b2 c2 इज इक्वल्स टू कितना 0। ठीक है, अब ये एक प्रॉपर्टी है, अगर आपको डिटर्मिनेंट अभी तक आपने नहीं पढ़ा है फिर भी प्रॉपर्टी ध्यान रखो कि x माइनस x1, मतलब फाइनली देखो ऐसा आएगा x माइनस x1, x माइनस x1, फिर y माइनस y1, फिर z माइनस z1, और यहाँ पे a1 b1 c1 है, a1 b1 c1 है, तो a1 b1 c1, और यहाँ a2 b2 c2 है, a2 b2 c2, तो a2 b2 c2, और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितने आएंगे 0, तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसके प्रूफ की कोई ज़रूरत है करके, आप प्रूफ ध्यान में नहीं रखे तो भी चलेगा। ठीक है, बट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है ना, फॉर्मूला याद होना चाहिए, और ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, दो चीज़ें, फॉर्मूला याद होना चाहिए और कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस डिटर्मिनेंट के अंदर ये डिटर्मिनेंट है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, फिर a1 b1 c1, फिर a2 b2 c2। यहाँ तक बात क्लियर होगी। ओके, डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट बात ये कि x1 y1 z1 क्या है ये पता होना चाहिए। तो x1 y1 z1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट जहाँ से प्लेन पास हो रहा है, तो ये चीज़ें अपने को स्ट्राइक होनी चाहिए कि क्वेश्चन में बोला जाएगा ना कि एक प्लेन है जो एक पॉइंट से पास हो रहा है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1। ठीक है, और a1 b1 c1 क्या है, इस प्लेन को दो वेक्टर कैसे पैरेलल है, दो वेक्टर कैसे पैरेलल, तो जो पहला पैरेलल वेक्टर है उसके अलोंग के डायरेक्शन रेशो a1 b1 c1, जो सेकंड पैरेलल वेक्टर है उसके अलोंग के डायरेक्शन रेशो a2 b2 c2। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो आज हमने दो थ्योरम देखे, एक्चुअली दो नहीं 4 देख लिए, पर मैंने आपको बताते टाइम 2 ही बताया क्योंकि थ्योरम 1 के अंदर 2 पार्ट है, एक वेक्टर फॉर्म और एक कार्टेशियन फॉर्म। थ्योरम 2 के अंदर भी 2 फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म। बट ये क्लियर होना चाहिए कि कब हमें थ्योरम 1 का यूज़ करना है और कब हमें थ्योरम 2 का यूज़ करना है, कब थ्योरम 1 का वेक्टर फॉर्म यूज़ करना है और कब कार्टेशियन फॉर्म, कब थ्योरम 2 का वेक्टर फॉर्म यूज़ करना है, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, ओके।